दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान का यानी कि सोशल साइंस का हम लोग मॉडल पेपर देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इसमें हम लोग टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और बताइए कि 80 प्रश्न में कितने प्रश्न आपको पहले से याद थे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों इस वीडियो का जो PDF है वो हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग इसका PDF और इसका आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न कहता है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। दोस्तों ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच में हुई थी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, इसको बहुत और बताए हैं। कहता है कि मार्च 1946 में, दोस्तों कहता है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न को हम बहुत बार बताए हैं, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको इसका रिप्लाई कर देंगे कि जो मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच में समझौता हुआ था उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। अगर आपको पता है तो जल्दी से आप लोग कॉमेंट कीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग, दोस्तों कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। दोस्तों पूर्ण स्वराज का जो मांग था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो हमारा उत्तर होगा 1929 लाहौर अधिवेशन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो हमारा उत्तर होगा बारदौली, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। देखिए कहता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो हमारा उत्तर होगा 1881 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए छठा प्रश्न कहता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। दोस्तों पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग और डी में दिया हुआ है सभी वर्ग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सभी वर्ग। चलिए उसके बाद देखते हैं सातवां प्रश्न। देखिए सातवां प्रश्न कहता है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। दोस्तों आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी, तो औद्योगिक क्रांति थी। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। चलिए उसके बाद देखते हैं आठवां क्वेश्चन। देखिए आठवां क्वेश्चन कहता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। दोस्तों भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, तो हमारा उत्तर होगा 1990 में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, तो हमारा उत्तर होगा 1990। चलिए उसके बाद देखिए नौवां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कहता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। दोस्तों गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की, तो हमारा उत्तर होगा बाइबिल, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो हमारा उत्तर होगा चीन में। और दोस्तों चीन में ही कागज का आविष्कार हुआ था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ, तो चीन में हुआ और चीन में ही सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। दोस्तों मेढक के
प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? तो एंड्रीन है। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? दोस्तों कहता है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है फ्लोराइड, बी है क्लोराइड, सी है आर्सेनिक और डी है लोटा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आर्सेनिक, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। दोस्तों यहाँ पर छूट गया है। कहता है संविधान की धारा 21 का जो संबंध है वो किससे है? तो वह है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? दोस्तों बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो हमारा उत्तर होगा 7%, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? दोस्तों एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। तो देखिए आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ बॉक्साइट। तो हमारा उत्तर क्या होगा? बॉक्साइट होगा, यानी कि एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है? तो बॉक्साइट है। तो इसको निष्कर्षण के लिए हम लोग किस खनिज का आवश्यकता पड़ेगा? तो बॉक्साइट का, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? दोस्तों सौर ऊर्जा यानी कि जो सूरज के द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है उसको, यानी कि हम लोग सौर प्लेट से हम लोग सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं, इसी को सौर ऊर्जा कहा जाता है। तो कहता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो हमारा उत्तर क्या होगा? राजस्थान होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? दोस्तों कहता है कि कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है चीनी उद्योग, बी दिया हुआ है कागज उद्योग, सी है खिलौना उद्योग और डी है विद्युत उपकरण उद्योग। तो दोस्तों इसमें छोटे पैमाने का उद्योग कौन है? तो खिलौना उद्योग है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस पर हम 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 18वां क्वेश्चन कहता है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? दोस्तों कहता है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो देखिए यहाँ पर विकसित होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 19वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों बिहार की सीमा में रेलगाड़ी की कुल लंबाई रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है वो कितना है? तो 6283 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन कहता है कि तल चिन्ह की सहायता से कहता है कि किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? दोस्तों कहता है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। दोस्तों जब हम लोग लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो हमारा अभिप्राय जो होता है वो होता है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए
कहता है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है। दोस्तों भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है, तो देखिए आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन ए में कहता है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। दोस्तों यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, भेदभाव की मनाही करता है। तो यह जो ऑप्शन है वो भारतीय संविधान के अनुसार सही है। उसका देखिए बी क्या दिया हुआ है, कहता है कि यह एक धर्म की राजकीय धर्म मानता है, ये गलत बात है। उसका देखिए कहता है कि लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं देता है, ये भी गलत बात है, यह मानने की आज़ादी देता है। उसके बाद देखिए कहता है कि महिलाओं को मतदान का अधिकार का अभाव, ये भी गलत बात है, हमारे देश में महिलाएं भी मतदान दे सकती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए 23वां क्वेश्चन। देखिए 23वां क्वेश्चन कहता है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। दोस्तों सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह, इसका देखिए ऑप्शन क्या, ऑप्शन देखिए पढ़िए तब समझ में आएगा। देखिए कहता है कि ऑप्शन ए में यह विविधता को अपने में समेट लेती है। उसके बाद बी है देश की एकता को कमजोर करती है। उसके बाद सी है फैसले लेने में देरी कराती है, और डी है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम कराती है। तो दोस्तों देखिए सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक है, तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 24वां क्वेश्चन। देखिए 24वां क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि वर्ष 1975 में, सॉरी वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति के लिए जाना जाता है। दोस्तों कहता है कि भारतीय राजनीति के लिए में किस लिए जाना जाता है, तो दोस्तों 1975 में क्या हुआ था, आपातकाल लागू हुआ था। उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी थी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, देश में आपातकाल लागू हुआ था। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 25वां क्वेश्चन। देखिए 25वां क्वेश्चन कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया। दोस्तों बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है। दोस्तों नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल। तो देखिए नर्मदा घाटी परियोजना कहाँ कहाँ है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 27वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। दोस्तों कहता है कि लोकतंत्र का प्राण किससे माना जाता है, तो राजनीतिक दल को माना जाता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। दोस्तों दल बदल कानून है वो किस पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 29वां क्वेश्चन कहता है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। दोस्तों जनता दल यूनाइटेड इसको जदयू कहा जाता है। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1999 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए 30वां क्वेश्चन। देखिए 30वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। दोस्तों अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन सम्मिलित है, तो कृषि क्षेत्र सम्मिलित है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत आसान है। कहता है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। दोस्तों प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा तो उसको क्या कहेंगे, विकसित देश कहेंगे, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। दोस्तों बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा पटना के। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न
कहता है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया। दोस्तों व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले कब किया गया, तो 1969 ईस्वी में किया गया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में कोयला, बी है पेट्रोलियम, सी है विद्युत। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए कहता है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। दोस्तों कहता है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो देखिए आपको ऑप्शन ये दिया हुआ है फोर्ड मोटर, बी है सैमसंग और सी है कोका कोला और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि तीनों कंपनियां हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी है। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 38 नंबर सवाल कहता है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। दोस्तों अगर मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम होगा तो वह कहाँ शिकायत करेगा, तो राज्य आयोग में शिकायत करेगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, समुद्र में भूकंप आना। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 40वां क्वेश्चन कहता है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। दोस्तों भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर, यानी कि जो भूकंप केंद्र होता है उसके ऊपर स्थित पृथ्वी का जो केंद्र होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है अधिक केंद्र, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। दोस्तों कहता है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है कि इसका आंसर घड़ियाल होगा या फिर डॉल्फिन होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होता है घड़ियाल, यानी कि घड़ियाल है वो केवल भारत में पाया जाता है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। दोस्तों टेक्सोल का उपयोग किसके उपचार में होता है, तो देखिए टेक्सोल का जो उपयोग होता है वो होता है कैंसर में। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि चरक का संबंध किस देश से था। दोस्तों आचार्य चरक का संबंध था वो किस देश से था, तो भारत से था, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, यानी कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3 वर्गों में। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7%, मात्र 7% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। चलिए उसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि वन स्थितिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो वन का विस्तार है वो कितना है, 20.55%, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। दोस्तों संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक होगा तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। चलिए उसके बाद देखिए
अगला प्रश्न देखिए 50वां क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ। दोस्तों कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जो 1968 में कहता है कि कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मैंग्रोव्स वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। दोस्तों मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार मैंग्रोव्स का एक वन है, तो मैंग्रोव्स का जो विस्तार है वो सबसे अधिक कहाँ पे है, सो सुंदरवन में है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, यानी कि 2001 का जब जनगणना हुआ था उस समय भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था, तो हमारा उत्तर होगा 19.27%, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सॉरी 52 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 20.60%, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। चलिए उसके बाद देखिए 53 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में कहता है कि देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य के जो 188 आदिवासी जिले हैं उनमें भारत का कुल कितना प्रतिशत वन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 60.11%, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 54 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना किलोमीटर वन क्षेत्र को कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ, यानी कि 1951 से 1980 तक जो वन क्षेत्र था उसको कृषि क्षेत्र यानी कि कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। तो कितना क्षेत्र को, तो 35,500, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, इतना वर्ग किलोमीटर, यानी कितना स्क्वायर किलोमीटर। चलिए उसके बाद देखिए 55 नंबर सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, तो हमारा उत्तर होगा 4 अरब हेक्टेयर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसको आप लोग एक कॉपी में नोट करते जाइए, और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। एग्जाम तक आपको पूरे मैट्रिक परीक्षा की तैयारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से करा देंगे, और आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो हमारे वेबसाइट cktarget.com विजिट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता कि पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना आवश्यक है, यानी कि पर्यावरण के संतुलन के लिए कितने प्रतिशत वन होना चाहिए भूमि पर, ये आपको बताना है। तो देखिए 20%, 33% और 23%, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 43%। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 33%, यानी कि पर्यावरण के संतुलन के लिए 33% भूभाग पर वन होना आवश्यक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न कहता है कि कुनैन किस रोग की दवा है। दोस्तों कुनैन के द्वारा किस रोग का उपचार किया जाता है, यानी कि कुनैन है वो किस रोग की दवा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मलेरिया की, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और कुनैन है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो सिलिकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न वही है, कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो हमारा उत्तर होगा सिनकोना, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ। दोस्तों बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ, तो 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना प्रारंभ हुआ, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है। दोस्तों घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है, तो मुरैना में है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है। दोस्तों भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है, तो इसका सही उत्तर होगा नंदनकानन उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नंदनकानन उड़ीसा में कहता है कि उजला बाघ का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है।
चलिए देखिए 63वां क्वेश्चन, कहता है कि संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है। दोस्तों संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है रेड डेटा बुक, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए कहता है कि साल किस वन का एक वृक्ष है, यानी कि साल क्या है, साल एक वृक्ष है। वो कहता है कि किस वन का वृक्ष है, साल यानी कि कहता है कि किस वन में साल का पेड़ पाया जाता है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा पतझड़, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखिए कहता है कि हॉट स्पॉट की पहचान कहता है कि हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था। दोस्तों हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था, तो हमारा उत्तर होगा नॉर्मन मेयर्स ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखें 66वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया। दोस्तों भारत में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ विकसित किया गया था, तो सबसे पहले नीलगिरी में विकसित किया था, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखें कहता है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई। दोस्तों वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1952 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखिए कहता है कि प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया। दोस्तों कहता है कि प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 1980 ईस्वी में। कब लागू किया गया 1980 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि सुंदरवन है। दोस्तों सुंदरवन कहाँ है, तो सुंदरवन है वो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के जहाँ पर मतलब कि गिरता है बंगाल की खाड़ी में, वहाँ पर डेल्टा का निर्माण हुआ है, उसी को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है, और वहाँ पर जो वन है उसको सुंदरवन के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए उसके बाद देखिए 71वां क्वेश्चन, देखिए कहता है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया। दोस्तों किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, तो लोहा को माना गया है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो दोस्तों सीमेंट उद्योग में जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है वो क्या है, चूना पत्थर है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि एल्यूमिनियम बनाने में के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट की, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए कहता है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। दोस्तों लौह उत्पादक राज्य सबसे बड़ा कौन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण, अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है, तो देखिए सोना, टीन, अवरक और ग्रेफाइट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवरक। अवरक क्या है, तो अधात्विक खनिज का उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैंगनीज, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 77 नंबर सवाल, कहता है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो दोस्तों लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है, तो मैग्नीज है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। कहता है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। दोस्तों 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज की आवश्यकता होती है, तो 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहता है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। दोस्तों कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिन्स और इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा हेमाटाइट। हेमाटाइट क्या है, तो एक लोहे का अयस्क है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए कहता है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों
इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे वेबसाइट हाई टारगेट आप लोग गूगल में सर्च करके वहाँ से चल जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी इसका PDF आपको आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग हाई टारगेट मोबाइल एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, उसमें भी आपको इस तरह के PDF है वो आसानी से मिल जाएंगे और वहाँ पर सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी तैयारी कर सकते हैं। और अधिक मॉडल पेपर का वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के और भी परीक्षा की तैयारी के लिए वीडियो देख सकते हैं।